वही खोजने के लिए तो फोन किए थे ना, फोन लगा रहा था ना, मिल नहीं रहा है। चलो देखते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ना है हम लोग को? इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जैसा कि पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था कि किसी भी चीज का वितरण, ठीक है, उत्पादन, ठीक है, सेवा, धन का आगमन, धन का बहिर्गमन जैसे सिद्धांत सब मिलकर अर्थशास्त्र बनाते हैं। ठीक है, पैसा से संबंधित होता है। ठीक है, अच्छा, भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। एनीबॉडी नो दिस? इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े होंगे जिन्होंने कॉमर्स वगैरह या आर्ट्स वगैरह लिया। हाँ, नहीं, भारत की बात कर रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, ये नाम आपको याद रखना। भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? विश्वेश्वरैया। अच्छा, क्या किया था इन्होंने? कर का सिद्धांत दिया था। टैक्स। किसका सिद्धांत दिया? कर का सिद्धांत दिया, टैक्स का। ठीक है, इसी तरह अभी बताएंगे हम कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहलाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक, कई जगह पर इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कह दिया जाता है। ठीक है, कौन हो गया? एडम स्मिथ ना। ठीक है, एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? बताओ, किताब का नाम ही नहीं पता है तुम लोग को? द वेल्थ ऑफ नेशन। किताब का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, देखो, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में यानी शुरू हो गया था इनका काम। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखा था, किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक है, इन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। मतलब एक राष्ट्र के लिए, नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के लिए। और वेल्थ का मतलब क्या होता है? एक अच्छा, यानी क्या समझा सकते हैं? क्या? नहीं, स्वास्थ्य तो हेल्थ हो जाता है। वेल्थ का मतलब होता है ना कि यानी सब चीज में अच्छा होना चाहिए, एक तरह से समझ लो। ठीक है, सब चीज में क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड। तो ये दो फैक्टर था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक, तो हमने 4 कारकों पर बात की थी। पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। बोले तो पूंजी का मतलब हो गया कैपिटल, भूमि का मतलब हो गया लैंड, श्रमिक का मतलब हो गया लेबर, और उद्यमी का मतलब हो गया एंटरप्रेन्योर। ENTRE होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने किसकी बात की कि किसी भी चीज के उत्पादन के 4 कारक होते हैं, 4 महत्वपूर्ण कारक। अगर 4 नहीं है तो उत्पादन संभव नहीं है। जिसमें पहला क्या है? पूंजी, दूसरा क्या है? भूमि, तीसरा क्या है? श्रमिक, चौथा क्या है? उद्यम। तब जाकर कोई चीज का उत्पादन संभव होगा। सपोज दैट कोई लगाया गया फैक्ट्री। क्या लगाया गया? फैक्ट्री लगाया गया। और फैक्ट्री में क्या हुआ कि आपका, मान लो फैक्ट्री लगाया गया, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी?
पूंजी की, जमीन की, ठीक है, काम करने वाले मजदूरों की, और एक निर्देशक की जरूरत पड़ेगी जिसको आप सीईओ सीएफओ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है आपको, हमारा कोचिंग है 7 सेगमेंट, ठीक है, हाँ इसका, हाँ यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ पूंजी इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो कमरे को बनाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, मार्कर है, रिफिल है, ठीक है, उसके बाद स्टैंड है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, सब कुछ है, ठीक है। लैंड, जमीन तो चाहिए, बिना जमीन के तो ये संभव होगा नहीं। श्रमिक, लेबर भी चाहिए हमें, मजदूर भी चाहिए, क्या। उसके बाद उद्यमी, उद्यमी का मतलब क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, जो कि खुद हम ही है फिलहाल, ठीक है। तो यहां तक हो गया इसका बेसिक पार्ट। इसके बाद हम लोग चलेंगे अर्थव्यवस्था को जानेंगे, अर्थशास्त्र, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्या हुआ अभिषेक, तो इतना उदास काहे बैठा हुआ है, शांत है। चलो यहाँ देखो, पिटबो करेंगे हम तुम लोग को बताते वक्त कोई गपिया है तो। अर्थशास्त्र देखो, यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनियमन और उपभोग की जानकारी अर्थशास्त्र कहलाती है। इसके बारे में कौन बताता है, अर्थशास्त्र बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। वह संरचना जिसके द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन होता है। सभी गतिविधियां कौन सी, रुपए पैसे से संबंधित, चाहे वो उत्पादन हो चाहे वो वितरण हो। वितरण का मतलब होता है कि सामानों को बांटना, विनियमन हो, उपभोग हो, उपभोग मतलब हम उसका भोग कर रहे हैं, ठीक है। यही सब की जानकारी क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। अर्थशास्त्र समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको, वह संरचना जिसके द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन होता है, इसको कर दो आप लोग अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, अर्थव्यवस्था। वह संरचना जिसके द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन होता है, ये अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। दो डेफिनेशन हमने लिखवाए हैं। देखो, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सभी गतिविधियों का संचालन करना। क्या होता है, सभी गतिविधियों का संचालन करना। इससे पहले मैंने आपको बताया कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। अच्छा, उद्यमी 2 प्रकार के होते हैं। उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं, एक होता है, हर कंपनी के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक होता है प्रोप्राइटर। क्या हो गया, प्रोप्राइटर। देखो, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब हो जाता है कि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है, मतलब उसके कंपनी के मालिक कई सारे हो जाते हैं, कंपनी के मालिक कई सारे हो जाते हैं उनका। जैसे हम रिलायंस एग्जांपल के लिए, तो रिलायंस क्या करेगी, कंपनी को खुद से चलाती है। चलो टाटा, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अलग अलग ब्रांच हैं, बहुत सारा काम करती हैं ये लोग, ठीक है। जैसे रिलायंस का जियो चलता है, रिलायंस का तेल चलता है, ठीक है। अभी तुमको हम बताते हैं, हम, ठीक है, अभी तुमको हम 2 चीजें बताते हैं। डुमरा मोड़ में 2 पेट्रोल पंप है, ठीक है, एक यहाँ पे है, हाँ, और एक वहां पे है भारत पेट्रोलियम वाला। अब मैंने देखा ना, वहां पर एक स्कीम चल रही है अभी उस वाले में। उसमें क्या है, भारत पेट्रोलियम वाला क्या कर रहा है अभी कि एक क्यूआर कोड देता है, ठीक है। क्यूआर कोड में आप स्कैन कीजिए, और आप अगर 51 रुपए का तेल ले रहे हैं तो आपको 52 रुपए का तेल मिलेगा। अगर आप 101 रुपए का तेल डालते हैं तो 102 या 103 का मिलेगा। 202 का डालते हैं तो 204 या 5 का मिलेगा, यानी 1-2 रुपया आपके अमाउंट के हिसाब से अधिक मिलता है। आदमी लोग बोला ठीक है भाई, हम लोग यहीं से करेंगे, हम भी करवाए बहुत बार, कई बार कैसा। लेकिन अचानक से रैंडमली मेरा माइंड गया, मैंने नोटिस किया कि यहाँ वाला जो पेट्रोल का प्राइस था वो 99 रुपीज 92 पैसे था, 99.2 पर लीटर था।
और उसके यहाँ जो चार्ज था, वो जो फ्री दे रहा था, वो 100 रुपीज 15 पैसे था। ठीक है, अब देखो बात 23 पैसे की है, बात कितने की है, 23 पैसे की है। तो मैंने उससे रैंडमली क्वेश्चन पूछा कि भाई आप तो 23 पैसा यहाँ बढ़ा के ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 23 पैसा बढ़ा के ले रहे हो। तो उन्होंने कहा देखिए सर, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज अधिक लगता है। कौन सा चार्ज अधिक लगता है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज अधिक लगता है। हम भैया इकोनॉमिक्स पढ़े हुए आदमी, हमको तो सारा माजरा क्यूआर कोड वाला समझ में आ गया। वो चंद आदमी लोग को तो दे रहा है, लेकिन क्या हर आदमी क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा देता है? लेकिन वो 23 पैसा करके सोचो कितना मुनाफा कमा रहा होगा। हाँ, पैसा कैसे नहीं गिना? अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वो पर आदमी से 23 पैसा करके अधिक वसूल ले रहा है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये गेम है। अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि भैया मैं फ्री में दे रही हूँ, या कहती है कि नहीं मैं कुछ आपको विशेष छूट दे रही हूँ, इसका मतलब है कि वो जरूर कुछ ना कुछ घपला ऑलरेडी कर रहा हो। जैसे आप लोग देखोगे ना, बाई 2 गेट 1 फ्री, 100 रुपए में 2 चादर ना। तो एक्चुअल में एक चादर का कीमत ही होगा उसका 50 रुपए, लेकिन एक चादर अगर करके बेचे, ठीक है, तो उसको समय लगेगा बेचने में। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, 100 रुपए में 2 बेच रहा है। ठीक है, 50 का एक का स्कीम ही नहीं उसका, 100 का 2 है। उसको ग्राहक को समझाने में, दिखाने में उतना ही मेहनत लगेगा जितना में वो 1 बेचेगा, उतना में वो 2 बेचेगा। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। ठीक है, जिसका जितना अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी उतने अच्छी ये। जैसे एक था भारत पे वाला, आप लोग क्यूआर कोड वाले में जाते होगे तो आपको भारत पे मिलता होगा स्कैन करने के लिए, जैसे फोन पे मिलता है, भारत पे मिलता है। तो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था ओरिजिनल वाला, उसका नाम था भीम यूपीआई। क्या नाम है, भीम यूपीआई। अब सपोज दैट होता क्या है कि भीम यूपीआई नाम ना रख के भारत सरकार उसका नाम रखना चाहती थी भारत पे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिसके चलते भारत सरकार वो नाम नहीं रखी और उसने क्या नाम रखा, भीम यूपीआई। उसे ज्यादा अच्छा लगा, उसने रख लिया। तो जो कंपनी नहीं बनी, फोन पे जैसी एक और कंपनी थी भारत पे, जिसके फाउंडर थे, पहले थे, क्या नाम था उसका जी, जो शार्क टैंक में भी आए हुए थे, अभी नाम सडनली भूल रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बता देना नाम सबको। ठीक है, तो उन्होंने भारत पे बनाए। उन्होंने जब वैसी कंपनी बनाई स्कैनर वाली और नाम रखना चाहा, तो उन्होंने भारत सरकार से ये वाला नाम खरीद लिया। क्या किया, भारत सरकार से नाम खरीद लिया। ठीक है, भारत पे। अब जब वो किसी दुकान में लगाने जाते थे तो नाम क्या है, भारत पे। लोगों को लग रही है कि कोई सरकारी कंपनी है, लोगों को माइंडसेट में क्या जा रहा है, सरकारी कंपनी है, क्योंकि भारत पे किसी का नाम कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है उसमें सरकार का भी कुछ पैसा होगा। और ये आदमी इतना जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला, इसने कभी किसी को नहीं बताया कि ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो यही होता है बिजनेस का गेम। ये मेरे को उस दिन जाके समझ में आया। बोले आज से तेरे यहाँ पेट्रोल लेना, और क्या फायदा होगा अगर हमको 1 रुपया 2 रुपया अधिक भी दे रहा है, तो वो तो यहाँ से कैलकुलेट करके ले रहा है ऑलरेडी। और पूछने पे हमको क्या बोला, सर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज अधिक है। हम बोले वाह शाबाश। ठीक है, तो ये सब है इकोनॉमिक्स। उसके लिए जगह बनाया जाता है, स्टोर किया जाता है, हाँ, जमीन में। ठीक है, या फिर टैंक रखा जाता है। ठीक है, हाँ, वो अपडेट होते रहता है स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार। हाँ, उसी तरह। ठीक है, देखो, तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होती है कि एक कंपनी के बहुत सारे मालिक होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोप्राइटर में क्या होता है कि सिंगल मालिक होता है। क्या होता है, सिंगल मालिक होता है, ओनली वन। ये लोग अपने लिए सीईओ अपॉइंटमेंट करते हैं,
मारेंगे ना इतना, भुला जाएगा फिर। सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, लेकिन इसमें सारा कुछ हैंडल एक ही आदमी करता है। जैसे मेरा जो कोचिंग हो गया वो क्या हो गया, प्रोप्राइटर हो गया एक तरह से, जिसमें मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ अकेले, ठीक है। या एक दो जन और हैं जो मेरे लिए यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं मुझे। और ऐसे नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए क्या हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है। अच्छा, उद्यमी समझ में आ गया। अच्छा, मैंने इससे बाद आपको बताया था पूंजी के बारे में, यानी कि कैपिटल। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कैपिटल एक ऋण के रूप में हो सकता है, कर्जे के रूप में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक, क्योंकि हमको तो धन से मतलब है, और बड़ी बड़ी कंपनियां कैपिटल बनाने के लिए कर्जा लेती ही। देखो, यह जो होता है प्राइवेट लिमिटेड पूंजी, या ऋण या कर्जे के रूप में भी हो सकती है। उसी तरह जो लैंड है, जो जमीन है, भूमि है, वो भी एक किराए के जगह पर हो सकती है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। भारत सरकार में जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अधीन था, ठीक है, तो पता है इनके पास मात्र फंड में 100 करोड़ रुपया, मात्र कितना करोड़, 100 करोड़। और देश एगो पुल बनाओगे ना, अभी भागलपुर में पुल गिरा, उसका बजट पता है कितना था, 2810 करोड़। अभी तक यानी कि क्या बोलते हैं, इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था उसका, अब पुल गिर गया। सोचो अगर इनॉग्रेशन हो जाता और जनता जा रही होती उस पुल से, क्या हाल होता। और ऐसा नहीं कि पहला बार गिरा, इससे पहले भी 2500 करोड़ में बना था और फिर गिर गया था। हाँ, तो उसका जिम्मेदार तो जो बनाया है बिहार है, करप्शन आज भी है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होने वाला। ये 2810 करोड़ तुमको क्या लगता है, 2500 3000 करोड़ रुपया के लगभग का बजट का चीज फेल हो जाए, मुख्यमंत्री और उसका पीए चपरासी को पता नहीं होगा? बेवकूफी वाली बात है ये, सब ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। और एक बार गिरे तो समझ में आता है, 2 बार गिर चुका है अभी तक ले, यानी 2500 5000 करोड़ रुपया का चुना, सेम पुल। सोच लो कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, काहे हम लोग देश हम लोग का पीछे है। भैया जो भी करे, हंसने वाली बात नहीं है, ये हमारे टैक्स के पैसों से बनता है, ठीक है। और वो टैक्स के पैसे कैसे जा रहे हैं और किनकी जेबों में जा रहे हैं, ये आपको साफ दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी हमारे और देखो पूरा भारतवर्ष में सब जगह ठीक है काम होता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उसके बाद फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में जितना भी 7 गो 8 गो है, ठीक है। हाँ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और कुछ हिस्सा यूपी का भी ले लो। लेकिन यूपी में अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बदला है और थोड़ा बढ़िया भी काम हो रहा है, बट बाकी सब जगह चौपट है अभी भी। यहाँ पर अगर कोई भी ढंग का आ जाता तब तो फिर कमाल हो जाता, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारकों पर अधिकार, उत्पादन के सभी कारकों पर अधिकार किसका होता है? प्राइवेट फर्म्स का होता है। किनका होता है? प्राइवेट यानी कि निजी कंपनियों का होता है। हाँ, जैसे अभी तुम जो देख रहे हो, सब कह रहा है कि मोदी जी देश बेच रहा है, देश बेच रहा है, ट्रेन बेच रहा है, तो ये बेच रहा है, सब जगह प्राइवेटाइजेशन को घुसा रहा है धीरे धीरे। तो इसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के सभी कारकों पर किसका अधिकार होता है? प्राइवेट का, निजी फर्म्स का, ठीक है। और ऐसा नहीं हो रहा है कि ये काम को सिर्फ मोदी जी किए थे, मोदी जी थोड़ा फास्ट कर दिए,
एक्चुअल में ये प्रोसेस भारत में शुरू हो गया था 1991 से, जिसको कहा जाता है एलपीजी फार्मूला। और ये फार्मूला के जनक थे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देश में मात्र 4 दिन का खाने का पैसा बचा हुआ था, उसके बाद देश को इतने स्थान पे लेके आए मनमोहन सिंह, और उसके बाद मोदी जी तो काम ही कर रहा है। पहले भारत में एक कंपनी खोलने के लिए 51 पेपर पर साइन करना पड़ता था। कितना पेपर पर साइन करना पड़ता था? 51 पेपर में। 51 पेपर का मतलब है कि 51 जगह लोग घूस खाएंगे। 51 जगह लोग घूस खाएंगे। ठीक है, अभी आपका मोदी जी ने कर दिया है, और मात्र एक कंपनी खोलने के लिए 4 से 7 पेपर पर साइन चाहिए। कितना बेहतरीन काम किया बताओ। पता है आपको, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब इस यानी जो साइन होता था प्राइवेट कंपनियों का, उसके लिए रतन टाटा, जो आज देश के नो डाउट नंबर 1 लीडर में से एक है, वे, ठीक है, वे खड़े थे आपके कहां पे, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी के ऑफिस के बाहर। ठीक है, हाँ, साइन लेने के लिए। कितने शर्म की बात है, सोच लो अपने आप के लिए। ठीक है, और इसको कहा जाता था इंदिरा गांधी का लाइसेंस राज सिस्टम। लाइसेंस लीजिए तब कंपनी खुलेगी, नहीं तो फिर नहीं खुलेगी। उस टाइम पे 100 साइन से भी अधिक चाहिए पेपर पे, तब जाके वो कंपनी खुलती थी भारत में। हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मात्र 4 से 7 विदेश की कंपनियां कहाँ आएगी तुम्हारे देश में? इतना लफड़ा देखेगी, बोलेगी साला विधायक को खिलाओ, सांसद को खिलाओ। धनबाद में यहाँ पर कोई चीज क्यों नहीं चलता है? कोई कंपनी आई बाहर से, मान लो जैसे डेको कंपनी आई काम करने के लिए, विधायक बोला 4 गो गाड़ी हमर चलेगा, यानी हमर चलेगा का मतलब वहां से कोयला निकलेगा, लेकिन बेचेगा कौन? विधायक। सेम चीज सांसद करेगा, सेम काम मुखिया करेगा, सेम काम तुम्हारा पंचायत सचिव वाला करेगा, सेम काम जिला परिषद करेगा। सब खत्म हो गया, कंपनी को फायदा कौन जी हुआ? और उसके बाद भी एक हो गया विधायक वाला, जो पूर्व विधायक था उसका अलगे नौटंकी, हमरो 2 गो गाड़ी चलेगा। उसके बाद जो नव निर्वाचित विधायक बनने वाला है, यानी जो खड़ा होगा भविष्य में आगामी के लिए, ओकरो 1 गो गाड़ी चाहिए। अब नहीं देगा तो सब मजदूरवन आपसे में लड़ेगा, कहां से होगा सक्सेसफुल? ठीक है, तो ये सब कारण काफी ज्यादा है आज भी। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही होता है कि सरकार का यहां पर कोई विशेष काम नहीं होता है। सरकार दखल अंदाजी नहीं देगी, सरकार दखल अंदाजी नहीं देगी। तो सरकार जब दखल अंदाजी नहीं देगी तो भैया ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से देश हैं? तो देखो, अमेरिका, अमेरिका में क्या है? पूरी तरह से पूंजीवाद है। सिंगापुर, ठीक है, ब्रिटेन, यूके वगैरह, ठीक है, ये सब जो देश हैं वो सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हुआ है इनका विकास। इसमें गरीबों को क्या ध्यान में रखा जाता है? नहीं। जब अमीर सोचेगा तो अमीर गरीब के लिए सोचेगा कब? इसमें तो जाएगा ना सर, तो गरीबों के ध्यान के हित में रह के नहीं ना चलाएगा कोई भी चीज बाबू, कि हाँ भाई लाइफ बॉय साबुन बन रहा है 10 रुपए में भी बेचेंगे, 5 रुपया वाला भी बेचेंगे। तब पता चला सब बढ़िया साबुन बिक रहा है, 51 रुपया, 50 रुपया का साबुन बिकेगा खाली। तो सब तरह का होता है ना। तो गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं चलाई जाती हैं। गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं, सब पता चला तकनी वाइल्ड स्टोन बेचेगा। ठीक है, गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। देखो, अल्लाह नहीं, अधिकतम लाभ कमाना इनका काम होता है। इनका काम क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना।
ठीक है, ये मैंने बताई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ रूप और गुण। ठीक है, उत्पादन के सभी कारकों पर अधिकार प्राइवेट निजी कंपनियों का होता है। इनका काम होता है अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, सरकार दखलंदाजी नहीं देगी। अमेरिका, सिंगापुर, यूके, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनाई जाती है इसमें। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट। अब चलेंगे कल इससे आगे। ठीक है।